हेलो एवरीवन। फिर से आ गई हूँ मैं अपने लाइफ के अपडेट्स लेके कि लेटेस्ट इसके बाद क्या चेंजेस हुई। और इस टॉपिक में बात करने के टाइम पे मैं ये सब भी डिस्कस करूँगी कि वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, बेवजह कोई भी चीज़ नहीं होती। तो आप जिस भी किस्म के धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप अल्लाह माने, चाहे आप भगवान माने, चाहे आप क्रिश्चियन हो या कोई भी और धर्म से हो, आपके धर्म में ये ज़रूर सिखाया गया होगा कि अल्लाह जो भी करते हैं या भगवान जो भी करते आपके भलाई के लिए ही करते हैं। इस दुनिया में बेवजह कोई भी चीज़ नहीं होती। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि कोई बुरा हादसा अगर हमारे साथ हो रहा है तो उसमें हमारी भलाई कैसी। पर जैसे जैसे मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगी फिर आपको समझ में आएगा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि हाँ, आखिर में देखा जाए तो इसमें हमारी भलाई ही होती है। तो इस तरह से सोचिए कि ये एक जर्नी है, हमारी ज़िंदगी एक जर्नी है और मंजिल होता है वो आखिर में जो भी रिज़ल्ट आता है वो। तो जर्नी के दौरान, सफ़र के दौरान हम बहुत कुछ अनईजीनेस के सामना कर सकते हैं। कभी किसी अगर ऐसे देखा जाए कि हम पैदल चल रहे हैं और रास्ते में कोई पत्थर है और हमें ठोकर लग गई तो हमें चोट लग गई, या फिर हम गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, सिग्नल पे बार बार खड़े होते होते हम थक गए हैं, पर आखिर में हम जब अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं वहां हम पहुंचते हैं और वो जगह अगर बहुत खूबसूरत होती है तो हम पिछले के ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हमें ये सारी चीज़ें फिर मायने नहीं रखती। तब हम ये सब याद नहीं करते कि कितने सिग्नल्स पे खड़े होना पड़ा, कितना वक्त लगा आने में, या कितने ठोकर खाए पत्थरों के। ये सब नहीं सोचते क्योंकि खूबसूरत मंजिल हमें ये सारी चीज़ें भुला देती है। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ वो सारी चीज़ें बहुत दर्दनाक थी, बहुत दर्दनाक। और वो दर्द हम क्यों सहते रहे? क्योंकि एक चीज़ ऐसा होता है, ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा बट वाकई में ऐसा है कि हम ना अपने कैद में भी काफ़ी वक्त गुजरने के बाद उसी में चैन और सुकून ढूंढने लगते हैं। हम इंसानों का फितरत यही होता है, वी बिकम टू कंफर्टेबल इन आर नोन सराउंडिंग्स। हमारे जान पहचान के जो सराउंडिंग्स है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक वक्त आता है कि ये सहते 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 हम एडजस्ट हो जाते हैं इसी सराउंडिंग में और हम इसी सराउंडिंग में रहना पसंद करते हैं। बिकॉज हम इंसान वी हैव द फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ द अननोन, अनजान से डर। इसी मुद्दे पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी किसी का मौत होता है तो हम क्यों रोते हैं? कभी आपने सोचा है कि हम क्यों रोते हैं? क्योंकि अगर इस तरह से देखा जाए तो ज़िंदगी में अजियतों को तो कभी कोई ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी में एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक अजियत। तो मौत तो इन सारी चीज़ों से निजात कर देते हैं, हम लोगों को आज़ादी दिला देती है। तो एक तरीके से तो अच्छा है कि हम मर जाए तो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। तो भी इंसान किसी के मौत पे रोते क्यों है? फिर आपको पता है क्यों? इसलिए रोते नहीं है कि वो इंसान चले गए हैं, बल्कि इसलिए रोते हैं क्योंकि जो रह गए हैं वो रोते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि आगे जाके उस इंसान जो मर गए हैं उसके बगैर ज़िंदगी कैसे जिया जाए। मतलब ये है कि उस इंसान के जाने के बाद जो कमियां, जो वैकेंसी हो जाती है, वो जगह, वो एक फियर ऑफ द अननोन हो जाता है कि इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे इस इंसान के चले जाने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। उस डर के वजह से इंसान रोता है किसी के मौत पे। उस इंसान के लिए नहीं जो मर गया है। जो मर गया है उसके लिए तो ठीक है, वो उसका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। पर जो जिंदा है, जिन लोगों को उस इंसान ने पीछे छोड़ के गया है, वो लोग रोते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आगे की ज़िंदगी में क्या है उन्हें नहीं पता। उस फियर ऑफ द अननोन के वजह से वो लोग रोते हैं, उन्हें डर लगता है। अगर अच्छे से सोचा जाए तो रोने के पीछे का मकसद यही होता है, अपने दिल को तसल्ली देना, अपने दिल की फीलिंग्स को बाहर निकालना, अपने इमोशंस को बाहर निकालना।
जो वो अंदर फील कर रहे हैं कि पता नहीं आगे फिर क्या होगा। तो यही बात है कि क्यों हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जिस भी सिचुएशन में रह रहे हैं उस सिचुएशन में रहते रहते हम लोगों का आदत बन जाता है कि उसी सिचुएशन में रहना। तो आगे अगर हमारे लिए कुछ अच्छा भी लिखा है तब भी हम उस चीज़ को सामना करने में डरते हैं। हमें डर लगता है कि पता नहीं आगे कैसे हम हैंडल करेंगे। तो यही बात है कि मैं भी अपने कैद में खुश रहने लग गई थी। कंफर्टेबल इन प्रिजन सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर आप अगर बहुत सारे केस स्टडीज़ ऐसे देखेंगे कि जो कोई ऐसे प्रिजनर्स सच में जो जेल में रहते हैं काफ़ी वक्त के बाद, मतलब वो आधी ज़िंदगी जेल में बिता चुके हैं, उनके ज़िंदगी का कुछ साल बाकी है। अगर वैसे में उस इंसान को छोड़ दिया जाए जेल से, वो जब जेल से बाहर आते हैं ना तो वो एक्चुअली उनका साइकोलॉजी पढ़ा जाए तो वो एक्चुअली जेल को ही मिस करते हैं, क्योंकि उनकी अधिकतर ज़िंदगी उसी में कटी है। तो वो लोग जेल के बाहर की दुनिया को नहीं देखते। वो पहले उनको जेल की कमी खलती है, पहले उनको वही सारी चीज़ें याद आती है कि वो इतने सालों तक वहाँ पे कैसे जी रहे थे। बाद में कुछ वक्त के बाद वो अभी असल ज़िंदगी देखते हैं कि वो अभी आज़ाद है, उनके आसपास कैसी माहौल है, वो सब में वो फोकस बाद में करते हैं। पर सबसे पहले उनका रिएक्शन ये होता है कि वो जैसे सो रहे थे जेल में, जो खाना खा रहे थे, जिन लोगों के साथ रह रहे थे, जहाँ जिस तरह जी रहे थे, उस चीज़ को वो मिस करते हैं। ये आम लोगों के लिए सोचना बहुत अजीब लगेगा कि वो तो जेल था यार, तुम उस चीज़ को कैसे मिस कर सकते हो? यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी की आज़ादी है, तुम इसको एंजॉय नहीं कर रहे हो क्या? शायद वो इंसान एंजॉय कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर वही यादें बार बार आ रही है जो वो वहाँ अपने इतने सालों की बिताए हुए पल जो उनके साथ हुए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरे साथ भी वही था। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम बार बार उस इंसान के पास क्यों वापस गई जिस इंसान ने तुम्हें इतना धोखा दिया, इतना दुख पीड़ा, इतना कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी खराब समय था वो इस इंसान की वजह से था। मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ। तो बार बार मैं क्यों उसके पास वापस चलती रही। हमारा एक डिवोर्स हो जाने के बाद भी हम दूसरे शादी को पकड़ के रखने की कोशिश की, हम वापस से उसी इंसान के साथ रहने की सोचे, क्यों किए? बहुत सवाल मेरे पास आए थे इस चीज़ के ये वाला चीज़ पूछने के लिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। यही समझने के लिए मैंने ये पीछे का ये बैकग्राउंड बताया कि यू बिकम कंफर्टेबल इन योर ओन प्रिजन, बिकॉज वही चीज़ तुम्हारा आदत बन जाता है, वही चीज़ तुम्हारे लिए एक हर रोज़ का बन जाता है। तो यू आर अफ्रेड ऑफ द अननोन, कि इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और क्या है, आगे क्या होगा, ये सामना करने में डर लगता है। तो यही बात थी, मैं उसकी आदी हो चुकी थी। अक्सर हम इंसान किसी भी रिश्ते में ना उस रिश्ते का जो बुनियाद है वो भूल के उस रिश्ते में बस कंफर्टेबल हो जाते हैं, उस रिश्ते का आदत बन चुका होता है। यही है असलियत। किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में इंसान क्यों रहता है? अगर हम बार बार ये सोचें कि हमको पता है, हर एक इंसान को पता होता है उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है, पर फिर भी इतने सारे लोग इस दुनिया में, इतने सारे लोग जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में है, जो रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख भर रहा है, सिर्फ हानिकारक है, कोई भी अच्छा कुछ नहीं निकल रहा है उस रिलेशनशिप से, तब भी लोग उस हानिकारक रिश्ते से भी बाहर नहीं आ पाते, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाते। इसका वजह ये है क्योंकि वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उस रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप का आदी बन जाते हैं। वही चीज़ वही बार बार होता है, उस चीज़ का आदत बन चुका होता है लोगों को। सोचने में बहुत अजीब लगता है कि मार खाना कैसे आदत हो जा सकता है किसी का, पर ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा ही है। बार बार एक ही सिचुएशन में रहते रहते वही सिचुएशन हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। तो जो मार रहा है उसके लिए भी नॉर्मल हो जाता है कि ये तो मैंने पहले भी किया है, और जो मार खा रही होती है, जो पीड़ित होती है, उनके लिए भी नॉर्मल हो जाता है कि ये तो पहले भी हो चुका है मेरे साथ, आखिर में कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। वही एक सर्कल, विशियस सर्कल बन जाता है, उसमें हम चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते। तो वही था मेरे साथ भी। मैं भी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक कंफर्टेबल फील करने लग गई थी, एडजस्ट कर चुकी थी उसी में। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की आदी बन चुकी थी मैं। ये आदमी मेरे साथ बुरा करता गया, फिर भी मुझे लगा कि
ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मैं एडजस्ट कर लूँगी, ऐसा तो पहले भी हुआ है, चलता ही जा रहा है इसी तरह, यही मेरी नॉर्मल बन चुकी। पर अब यहाँ पे मैं वही बात अभी फिर से दोहराऊंगी कि जो भी होता है ना इंसान के भले के लिए होता है। तो ऐसा क्यों था कि ये इंसान वापस आया मेरी ज़िंदगी में? ये इसलिए था क्योंकि अल्लाह मुझे समझाना चाह रहे थे कि जो बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं, उन्हें आसान तरीके से समझाना मुमकिन नहीं होता है। काफ़ी कोशिशों के बाद पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को मारने लग जाते हैं, डांटने लग जाते हैं, कठिन तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ना। तो वही बात है कि मेरे खुदा ने ये समझा कि मैं आसान तरीके से नहीं समझ रही हूँ, मैं बार बार इसी इंसान के पास जा रही हूँ, तो इससे भला मुझे कठिन तरीके से समझाए। तो इन्होंने यही किया, मेरे साथ वापस लाए इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में, ताकि इतना ज़्यादा बड़ा कोई कांड हो मेरे साथ जिसमें से मेरी अकल ठिकाने लग जाए, मुझे समझ में आ जाए कि बार बार ये सेम चीज़ क्यों हो रही है। क्योंकि मुझे एक जगह पे इस चेन ऑफ इवेंट्स को कट करना है। ये जो बार बार होता जा रहा है उसमें एक चीज़ को बंद करना पड़ेगा, तभी जाके ये चक्रव्यूह बंद होगा, तभी जाके मैं इस सर्कल से बाहर आ पाऊँगी। वही बात थी कि मैं इनको वापस एक्सेप्ट करने लग जाती थी, मैं इनको मदद करने के लिए राज़ी हो जाती थी, तो बार बार ये मेरी एडवांटेज लेते रहते थे। तो अब अगर मुझे फाइनली इनको अपनी ज़िंदगी से निकालना है तो फाइनली मुझे इनको मदद करना बंद करना होगा, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आना बंद करना होगा, मुझे इन पे भरोसा करना बंद करना होगा, और तब जाके फाइनली मैं इस इंसान के टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ पाऊँगी और इन्हें बार बार मौका देना छोड़ दूँगी, तो ही जाके मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ पाएगी। नहीं तो आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। ये समझाने के लिए ये इंसान वापस से मेरी ज़िंदगी में आए थे, ये मेरे खुदा का तरीका था। मेरी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि आपके साथ अगर कोई टॉक्सिक चीज़ बार बार हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि आप उसमें से सीख नहीं रहे हो जो आपके खुदा आपको सिखाना चाह रहे हैं। ये पूरा कहानी मैं अपनी स्टोरी क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को अपनी गलतियाँ भी समझ में आए कि अगर आप एक ही चीज़ बार बार किए जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी वही होगा बार बार। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ सही से नहीं चल रही है तो आप कुछ एक चीज़ का चेंज कीजिए, तभी जाके वो चक्रव्यूह ख़त्म होगा, तभी जाके आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। कुछ नया पाने के लिए आपको कुछ नया करना भी होगा, वही पुराने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी तो वही पुराना ही आएगा। अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, अगर आप कोई ऐसे पीड़ित महिला है या मर्द है, कोई भी इंसान है जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है कि आपका पार्टनर आपके साथ बुरा करता है, ये आपको मालूम है, फिर भी आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारे देश में बहुत महिलाएं ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाते, वो मार खाते रहते हैं फिर भी रिलेशनशिप में ही रहते हैं। तो उन्हीं महिलाओं को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि एक बार करेज लेके, एक बार हिम्मत करके बाहर आके तो देखो, कोशिश तो करो, कहीं ना कहीं एक जगह पे बंद तो करो अपना वही सारी चीज़ें करना जो पहले से करते आ रहे हो। अगर आप अपनी हरकतें चेंज करेंगे तो आपकी रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। वही सिचुएशन में आप फंसे रहते हो क्योंकि आप काम भी वही सारे कर रहे हो। उस इंसान को बार बार मौका देना, उन्हें भरोसा करना, उनकी बातों पे बिलीव करना, ये आपको बंद करना पड़ेगा। अब आगे मेरी कहानी मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कितने मेरी आंखें खुल गई, मुझे कितना क्लियरली सब कुछ समझ में आया। मैं इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, इनसे बात करने की कोशिश कर रही थी कि जो भी इन्होंने बहुत सारे पैसे मुझसे लिए थे वो वापस मांगने के लिए फ़ोन करना चाह रही थी मैं। मेरी सिचुएशन अब ऐसी बन चुकी है कि मैंने उनको इतना सारा मदद किया, फिर मेरे पास अभी जॉब नहीं है, सब कुछ के बाद मेरे ऑपरेशन का खर्चा जो भी सब था, सब कुछ के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक सिचुएशन आ गया अभी कि मुझे ये तक कंसिडर करना पड़ा कि मुझे अपने खीर मफिन को अडॉप्शन में देना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, मैंने ऐसा सोचा, मेरे लिए ये इतनी मुश्किल वाली डिसीजन रही है। मैं खुद डिप्रेशन में जा रही थी जब मैं ऐसा डिसीजन के बारे में सोच रही थी। पर मैं ऐसा क्यों सोच रही थी? क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था।
मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं है तो मैं बच्चों का परवरिश कैसे करूँ। यही सब सोच के मुझे लगा कि अगर मैं बच्चों को एक सही ज़िंदगी नहीं दे पा रही हूँ तो इससे बेहतर यही होगा ना कि मेरे बच्चे किसी ऐसे इंसान के पास रहे जो उनकी परवरिश कर सके। तो ये बातें डिस्कस करना मैं चाह रही थी मेरे एक्स के साथ, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने काफ़ी बार ये जताया है कि वो मेरे भी बच्चे हैं, वो मतलब उनके भी बच्चे हैं। तो मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती जिसमें मैं उन्हें कोई इस चीज़ का इल्म ही ना हो और मैं उन्हें अडॉप्शन में दे दूँ बच्चों को, तो मुझे सही नहीं लगा। और मैं एक बार ये भी देखना चाह रही थी कि अगर वो बच्चे को रख सकते हैं, अगर वो खुद बच्चों को कुछ महीने रखेंगे तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा कि मैं थोड़ा सेटल कर लूँ, फिर बाद में बच्चों को वापस ले आऊँगी, कुछ वक्त तक बच्चे अपने पापा के साथ रहेंगे। तो मैंने ऐसा सोचा और मुझे लगा कि थोड़ा बात करना ज़रूरी है उनके साथ, पर किसी भी तरह से राब्ता नहीं हो पा रही थी। और इस बीच मुझे उस लड़की के माँ के साथ भी बात हुई, जिन्होंने खुद मुझे बताया कि जो लड़की घर छोड़ के चली गई थी, उनके साथ नहीं रहना चाह रही थी, वो वापस चली गई है उनके साथ रहना। उस आंटी को भी बहुत ये चीज़ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनके लिए भी थी कि किस तरह अपनी बेटी को समझाए कि वो आदमी सही नहीं है और उनके साथ रहना गलत डिसीजन है। वो लड़की एक बार वापस आ गई, फिर से गई रहने, तो किस तरह कैसे उन्हें समझाया जाए, कम से कम उस लड़की की ज़िंदगी बच जाए। तो ये सारी बातें मेरी जब आंटी से हो रही थी, तो दोनों के फ़ायदे के लिए मैंने आंटी से ये कहा कि क्यों ना आप मुझे उनका एड्रेस दे दें, क्योंकि मेरे पास उनका एड्रेस नहीं था। तो अगर वो मुझे एड्रेस देते हैं तो उनकी बेटी से बात करने की कोशिश मैं कर सकती हूँ वहाँ जाके, और मेरी भी अपने एक्स से बात हो जाएगी अपने बच्चों के बारे में, तो दोनों को ही फ़ायदा होगा। तो आंटी ने मुझे एड्रेस दी और मैं वहाँ पे गई, सेम वही लोकेलिटी जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, तो शहर से दूर। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं इतना दूर सफ़र करूँगी, उतना वक्त तक घर में बच्चे अकेले रहेंगे, फिर बातचीत हो भी पाएगी कि नहीं, मैं वहाँ जाके उन्हें मतलब वो मिलेंगे भी कि नहीं, पता नहीं था। तो मैंने ऐसा सोचा था कि सुबह के वक्त अगर मैं जाती हूँ तो एकदम सुबह सुबह, उतना सुबह ये लोग कहीं जा नहीं, नॉर्मली नहीं जाएंगे, तो मुझे मिलेंगे। मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि दिन भर में अगर मैं किसी भी वक्त जाऊंगी तो क्या पता कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी चले जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे, कहीं भी होंगे तो नहीं मिलेंगे। तो इससे बेहतर है एकदम सुबह सुबह अगर मैं चली जाती हूँ तो मेरा चांस होगा ज़्यादा कि मैं उनसे मिल पाऊँ। तो एक वो कहते हैं ना अंधेरे में तीर फेंकना, मैं वैसा ही कुछ सोच के निकली घर से। और 2 घंटे मेरे घर से लगते हैं वहाँ तक जाने में। वहाँ पहुँच के फिर एक इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ डेजर्ट, बहुत ज़्यादा धूप थी। हालांकि मैंने सुबह सुबह वक्त वहाँ पे जाके मैं पहुँची, फिर भी उस वक्त भी इट्स लाइक अ डेजर्ट। तो पूरा मतलब कोई छाँव नहीं, एक पेड़ तक नहीं, इतना ज़्यादा धूप था वहाँ पे, मुझे मेरा सर चकरा रहा था। मैं वहाँ मतलब डेजर्ट में खो सी गई कि मैं कहाँ जाऊँ, किस दिशा पे जाऊँ, क्योंकि एड्रेस जो मेरे पास थी वो एक नियर बाय लोकेशन का था, और वहाँ के लोग भी, वहाँ ज़्यादा लोग थे भी नहीं, और वहाँ के लोग कुछ सही से डायरेक्शन बता भी नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ का फ्लैट है, क्या है। तो मुझे बहुत पूछताछ करना पड़ा, और फिर जाके फाइनली मुझे वो बिल्डिंग तो मिली। लेकिन उस बिल्डिंग, वो एक चॉल टाइप का था, ठीक है, एक चॉल जहाँ पे मतलब एक फ्लोर में ऐसे दरवाजे दरवाजे दरवाजे, कितने सारे दरवाजे। तो कौन सा वाला दरवाज़ा उनका है, कौन से दरवाजे पे खटखटाऊँ मैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उतना डिटेल एड्रेस नहीं था मेरे पास, पर मुझे ये एश्योरेंस था कि ये वाला बिल्डिंग में ही वो लोग रहते हैं, क्योंकि मुझे मेरे एक्स हस्बैंड का बाइक वहाँ पे दिखा। तो बाइक है तो मैं कंफर्म हो गई कि यही वाला जगह पे वो है, ठीक है। पर मैं अभी मतलब द हाइट ऑफ डेस्परेशन कि मैं हर एक दरवाजे में खटखटा के पूछ रही हूँ कि क्या ये वाला आदमी यहाँ पे रहते हैं, मैं उनका नाम लेके पूछ रही थी। मतलब मैं कुछ 10-15 डोर पे नॉक की थी उतने सुबह सुबह। जो लोग उतने सुबह दरवाज़ा खोल रहे थे उन लोगों के लिए भी बहुत इरिटेटिंग था, मैं भी बहुत सॉरी फील कर रही थी। आई वॉज़ वेरी अशेम्ड, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं हर दरवाजे पे जाके खटखटा रही हूँ उतनी सुबह सुबह। बट मैं क्या करती, मेरे पास ऑप्शन ही क्या था। इतना दूर आके मैं क्या फ्लैट पता नहीं है बोल के चली जाऊँ, वो तो नहीं होगा ना। तो
कुछ इतने सारे फ्लैट्स के दरवाज़े खटखटाने के बाद मुझे फाइनली उनका वाला दरवाज़ा मिला। फाइनली वो बस तुक्के से ऐसे ही हर एक दरवाजे में खटखटा रही थी, वैसे ही इस दरवाजे में भी खटखटाया। तो वो लड़की दरवाज़ा खोली, देख के मुझे चौंक हो गई। और तो मतलब कैसी थी, एकदम नींद की हालत में, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। पर मैं निहायत ही एकदम शांत स्वभाव से वहाँ पे पेश आई। कोई गुस्सा नहीं, झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं, क्योंकि मेरी नेचर वैसी है नहीं। जैसे ये लड़की रास्ते में मारपीट कर सकती है, चिल्ला सकती है, मैं वैसी हूँ ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, और मुझे करना था भी नहीं, मुझे शांति से बात करना था। तो मैं अंदर गई। ये उस वक्त वॉशरूम में चले गए थे, शायद छुपे हुए थे वॉशरूम में, मुझे नहीं पता, क्योंकि उनको डर था कि क्या पता कौन आ गई, पुलिस आ गई, पता नहीं, इनको तो हमेशा डर लगता है। ये मेरे साथ भी रहते थे तो ऐसा ही करता था। जब भी कोई अननोन अनएक्सपेक्टेड दरवाजे पे बेल आता था तो वो हमेशा बाथरूम में छुप जाते थे, या मुझे कहते थे कि कोई पूछे तो कहना मत, मैं हूँ घर पे। ये उनका नेचर ऐसा ही है। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर कोई गिल्टी है तो उनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई डर लगा रहता है। तो ये इंसान बाथरूम में छुपे हुए थे। अब मैं गई तो फिर ये लड़की उसको बुलाया और ये वापस निकले, वहाँ बाहर निकले। तो जो घर था ना, मैं सच बताऊँ, आई फेल्ट पिटी। मतलब वहाँ मैं कहने तो गई थी कि बच्चों के बारे में बात करना, कि बच्चे थोड़ा आपके साथ कुछ दिन रह सकते हैं कि नहीं, पर कोई सीन ही नहीं था कि मैं अपने बच्चों को वहाँ रहने दूँ। वो घर का हालत देख के मैं चौंक गई कि जिस इंसान को, मतलब मेरे एक्स हस्बैंड को, मैंने इतनी पॉश एक लाइफस्टाइल में जीना सिखाया था, जिसकी आदत बन चुकी थी कि साफ़ सुथरे जगह में रहना, एक ऑर्गेनाइज सुंदर घर में रहना, वो इंसान किस तरह इस लाइफस्टाइल में एडजस्ट कर पा रहा है। मतलब मेरे इस घर में, आप लोगों ने शायद मेरे पिछले वीडियोस में मेरे घर के कुछ इंटीरियर डेकोरेशंस के पिक्चर्स देखे होंगे। तो मैं इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ और मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूँ, बहुत साफ़ सफाई में ध्यान देती हूँ। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं जहाँ रहूँ वो जगह सुंदर दिखे, साफ़ सफाई में बहुत तवज्जो दिया जाए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, हर चीज़ सही जगह पे हो। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये होना भी चाहिए, बिकॉज़ इस तरह आप लाइफ बहुत इजीली इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज्ड, आपके ज़िंदगी में मेस नहीं होंगे तो डेली नीड्स बहुत इजी हो जाती है। कोई भी चीज़ को अगर आपको चाहिए तो आपको आसानी से वो चीज़ मिल जाती है, कि पता है कि घर में कहाँ पे रखी हुई है। नहीं तो सारी चीज़ें बिखर के रखेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ज़रूरत के वक्त पे आप ढूंढते रह जाओगे, आप और ज़्यादा चीज़ें मैस करोगे कि यहाँ है वहाँ है, ढूंढते ढूंढते हर चीज़ और ज़्यादा बिखर जाएगी। पर अगर आप अपने हर रोज़ की आदत में ये चीज़ रख दें कि जो चीज़ आप जहाँ से ले रहे हैं आप वही चीज़ वहीं पे रखें, तो इट्स ईज़ी कि नेक्स्ट टाइम आपको मिलने में आसानी होगी। आपको पता होगा कि ये चीज़ वहीं पे है और रहने में भी अच्छा लगता है। यार ऐसे मेस में हर चीज़ बिखरा हुआ है, वैसे कोई इंसान रह भी कैसे सकता है। तो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती उस तरह रहना। मैं जब इनके साथ पहले रहती थी, जिस घर में ये मुझे पहले शादी के बाद लेकर गए थे, वो भी एक 1 BHK था, पर मैं उस घर को भी इतना सुंदर से रखी थी कि हर कोई उस घर में आके देख के कहता था कि इस घर को आपने इतनी सुंदर से कैसे सजाया, इतने से छोटे से घर में। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है जिन लोगों को लगता है कि घर बहुत बड़ा होना चाहिए तभी जाके आप सुंदर से घर सजा पाओ। नो, छोटे घर को भी, एकदम से छोटे 1 BHK को भी आप बहुत अच्छे से रख सकते हो। आपको बस वो आइडिया होना चाहिए कि किस तरह कौन सी चीज़ कहाँ पे रखना अच्छा लगेगा, इतने छोटे स्पेस में किस तरीके का फर्नीचर सूट करेगा। वो सब सोच के अगर आप करेंगे ना, तो स्पेस का मैटर नहीं है कि चाहे कैसा स्पेस है आपके पास, छोटा हो बड़ा हो, आप उस स्पेस को भी बहुत अच्छे से रख पाओगे। तो मैंने वही की थी। मैं उस एक कमरे को भी इतने अच्छे से रखी थी। वहाँ पे मेरा डबल बेड का बेड भी था, वहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, टेबल, मतलब डाइनिंग के लिए चेयर टेबल, सब कुछ था।
पर अक्सर मेरे बिल्डिंग में बाकी लोगों के जो रूम्स थे वहाँ पे मैंने देखा है कि या तो सिर्फ एक खटिया होता था, या मतलब किसी के घर में फ्रिज तो शायद था भी नहीं, और टेबल चेयर का तो कोई रिवाज था ही नहीं, ज़मीन पे खाते थे या फिर बिस्तर पे खाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि किस तरह अरेंज करें सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें बिखर के रखते थे तो उन्हें स्पेस का भी अंदाज़ा नहीं होता था। अगर आप अच्छे से चीज़ें समेट के रखेंगे ना तो बहुत स्पेस में मिलेगा आपको। बिखर के चीज़ें रखोगे तो स्पेस नहीं मिलेगा, स्पेस की कमी होगी। बट जब भी आप स्पेस ढूंढने की कोशिश करते, एक बार करके देखिए, सामान अच्छे से आप समेट के रखिए, ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए, तो स्पेस भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ था कि मेरे कमरे में आके सारे बिल्डिंग के लोग कहते थे कि वाह तुम्हारे कमरा कितना अच्छा है। तो कभी अगर हो पाए पुरानी तस्वीरें मिले तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी मैं, तो आइडिया मिलेगा आपको कि छोटे स्पेस को किस तरह रखना है। मैं एक टिप आपको अभी इसी वक्त देती हूँ कि फर्नीचर शॉपिंग के टाइम पे जो फर्नीचर वो लोग स्पेसिफिकली किचन कैबिनेट्स या बेडरूम वार्डरोब्स बोल के जो बेचते हैं, आप बेडरूम के लिए उसी कैटेगरी में मत जाइए, किचन के लिए उसी कैटेगरी में मत जाइए। आप हर एक चीज़ के कैटेगरी में देखिए कि आपके स्पेस में कौन सा चीज़ फिट हो रहा है। तो मैंने वही किया, मैं अपने बेडरूम के लिए बेडरूम के कैटलॉग से नहीं सिलेक्ट कर रही थी, मैं सिलेक्ट दूसरी जगह से कर रही थी कि ऑफिस स्टोरेज बोल के एक जगह था, वहाँ पे रखा हुआ था जो कैबिनेट्स, वो छोटे छोटे ऐसे स्पेसेस के कैबिनेट्स थे। तो वो लोग ऑफिस के लिए बेच रहे थे वो सारी चीज़ें, पर मुझे तो पता था कि मेरे स्पेस में यही आएगा, वो बेडरूम वाले सामान मेरे स्पेस में नहीं आएगा। तो हालांकि वहाँ पे कैटेगरी में ये चीज़ लिखा हुआ है कि ऑफिस स्पेस के लिए, पर आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप वहीं से लीजिए। तो ऑफिस स्पेसेस वाले जो स्टोरेज कैबिनेट्स वाले सेक्शंस होते हैं, उनमें आपको बहुत स्लीक चीज़ें मिलेंगे। जो लोग स्पेसिफिकली बेडरूम वाले कैटलॉग से ढूंढते हैं, वहाँ आपको उतने स्मॉल स्पेस के लिए नहीं मिलेंगे उतना। ये एक टिप आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ थी कि मैं अपने डाइनिंग टेबल चेयर का क्या किया था। वहाँ पे तो हम सिर्फ दोनों ही लोग थे और हमारे घर में कुछ मेहमान लोग आते भी नहीं थे, तो हम बड़ा सा टेबल चेयर क्यों रखें। तो हम कोई डाइनिंग टेबल या डाइनिंग स्पेस का फर्नीचर स्टोर में गए ही नहीं, हम गए साइड टेबल जहाँ पे बेचते हैं लोग, वहाँ पे। तो जो हमने खरीदा था वो बकायदा साइड टेबल के हिसाब से लोग बेच रहे थे, पर हमें पता था कि हम उसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे, कि हम इसी साइड टेबल को एक डाइनिंग टेबल की तरह यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया था वो इतना सा, पर उसके ऊपर हमने एक बोर्ड लगा लिया था। तो बोर्ड लगाने से थोड़ा स्पेस बढ़ गया, दोनों इंसान के लिए काफ़ी है, और 2 चेयर दो तरफ लगा दिया था। तो एक्चुअली में स्पेस बहुत ही छोटा सा था, एकदम एक साइड टेबल के स्पेस की तरह, पर उसी में हम 2 चेयर और एक बोर्ड लगा के उस टेबल के ऊपर डाइनिंग टेबल सेट कर लिया था। तो दीज स्मॉल टिप्स यू कैन यूज़। एक और चीज़ मैं उस घर में की थी, जो प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट बैग्स आते हैं ना, मैं सामान उसके अंदर रखती थी, जिपर वाले। तो हमारे पास शेल्फ्स होते थे, पर बंद शेल्फ्स नहीं, कैबिनेट्स नहीं। तो बहुत सारे सामान ऐसे बाहर रखने पे धूल मैल जमती थी, हर रोज़ क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता था। तो मैं शेल्फ्स में प्लास्टिक के वो केसेस रखती थी, जिपर वाले, उसके अंदर सामान रखती थी। तो जब भी कोई सामान की ज़रूरत हो, चेन खोल दिया, सामान निकाल लिया, और ट्रांसपेरेंट केस तो आपको दिखेगा भी सारी चीज़ कहाँ पे है, कैसी है, और ज़रूरत जब हो जाए तो बंद कर दीजिए, जिपर लगा दीजिए, तो धूल मैल नहीं जमेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत ध्यान रखती थी। वही मैं सोच रही हूँ कि ये इंसान उस तरह रहने का आदी बन चुका था, और फिर तो हम लोग यहाँ पे आ गए, और मेरे घर में तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें का फैसिलिटी पहले से ही था, ये बड़ा सा घर भी है। तो इतने अच्छे पॉश लाइफस्टाइल लीड करने के बाद इसे चौल में जाके रह रहा है वो आदमी, और वो भी इस लड़की में एक रत्ती भर भी वो हुनर नहीं है जितनी मेरे में थी कि घर का साफ सफाई करे, घर सही से रखे। या आदमी मुझे छोड़ के एक ऐसी औरत के साथ रहने का सोचा है। ये लड़की, ठीक है, मैं इसको कोई ख़राब बातें नहीं कह रही हूँ, पर हर इंसान अलग अलग होता है। लेकिन जस्ट इमेजिन, मुझ में मेरे एक्स हस्बैंड में कभी कोई अच्छाई नहीं दिखी क्या?
मैं घर को इतनी सुंदर से रखती थी, मैं इतनी शांत स्वभाव की इंसान हूँ, मैं रास्ते में मारपीट नहीं करती हूँ, पर इन्होंने मुझे छोड़ के चुना क्या, एक ऐसी लड़की जो रास्ते में इनको मारे पीटे गाली गलौज थे, एक ऐसी लड़की जो घर की बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं करती है, घर बिखरा पड़ा हुआ है, गंदगी हर जगह। कैन यू इमेजिन, 1 साल तक इन लोगों ने पर्दा नहीं बदला। मतलब जब इन्होंने ये घर में पहली बार रहना शुरू किया था, उस घर में पहले से ही वो पर्दा लगाया हुआ था, और उस वक्त से न जाने पहले कब से लगा हुआ था, और उस वक्त से अभी 1 साल हो चुका है, 1-1.5 साल वो लोग वहीं पे रह रहे हैं, आज तक पर्दे नहीं बदले। वो खुद कह रही थी मुझे कि मैं तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ख़रीदा नहीं, पर्दे वगैरह तो पहले से ही था। तो आई वाज लाइक, ये वही पर्दे हैं तुम लोग आने से पहले ही लगाए हो? हाँ हाँ, हम लोग आने से पहले ये था, तो हमें पर्दे वर्दे की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हम बस ऐसे उस टाइम पे बेडशीट ख़रीद लिए थे, अब वही चल रहा है। तो मतलब ये लोग पर्दे 1 साल से, बेडशीट 1 साल से यही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग चेंज तक नहीं करते। तो कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग? घर में हर जगह चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है, कोई चीज़ सामान नहीं मिलता है इन लोगों को। ये खुद ही कह रहे थे कि एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ये कह रहे, अरे कहाँ रखा हुआ है, देखो तो वहाँ देखो, यहाँ देखो, वो ढूंढते रह रहे थे, पता नहीं इनको कहाँ पे कौन सी चीज़ है। दिन भर नशा करके अगर ये लोग पड़े रहेंगे, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इनसे। मैं बस सोच रही हूँ कि ये आदमी एक अच्छा भला ज़िंदगी छोड़ के इस तरह रह रहा है। सीरियसली आई फेल्ट पिटी फॉर हिम। एंड अच्छा है यार, उसी लड़की को मुबारक हो ऐसी ज़िंदगी। मैं तो भाई खुश हूँ, मैं वैसे नहीं रह सकती। मैं अपने नॉर्मल से घर में, नॉर्मल से लाइफस्टाइल में बहुत खुश हूँ, मुझे उस तरीके गंदगी में नहीं रहना पड़ रहा है। आई थैंक माई स्टार्स कि मैं निकल आई उस चीज़ से, सच में। तो मैंने बताया कि देखिए मैं यहाँ पे आई हूँ आपसे नॉर्मल बात करने, आप मेरे फ़ोन अवॉइड करते हैं, मुझे पता है आप फ़ोन पे कभी बात करेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, इसीलिए मुझे इतना दूर आना पड़ा आपसे बात करने। तो थोड़ा सा इज्जत रख लीजिए कि बात पूरी सुनिए। और मैं कसम से कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 4 साल के बाद फाइनली मुझे वो एक मौका मिला जहाँ मैं अपनी पूरी बात रख सकूँ इनके सामने। और एंड वो हो भी पाया इस लड़की के वजह से, क्योंकि आज तक ये मेरे एक्स हस्बैंड का जो एक फितरत है कि वो कभी भी बात सुनते नहीं हैं, कभी भी एक जगह शांति से बैठ के या खड़े होकर कभी बात नहीं सुनेंगे। वो चलते रहेंगे, इधर से उधर कमरे में चलते रहेंगे, फ़ोन लेके फ़ोन में ऐसे ऐसे कुछ सर्व करते रहेंगे फ़ोन में, या कमरे से निकल ही जाएंगे। इतना भी नॉर्मल कोई वो नहीं है, मैनर्स नहीं है कि कोई बात कर रहा है तो ठहर के उनकी बात सुनो, उनमें मैनर्स है ही नहीं। तो आज तक कभी भी मैं अपनी बात कभी उनसे कह नहीं पाई। कभी भी मुझे अगर कुछ कहना होता था उन्हें, वो सुनते ही नहीं थे। आज तक की ज़िंदगी में मुझे कभी भी ये मौका नहीं मिला कि उनको मैं अपनी बात कह पाऊँ। फ़ोन करती थी तो फ़ोन में कभी बात नहीं करते थे, फ़ोन काट देते थे, मैसेज तो कभी पढ़ते भी नहीं थे। ये उनका ऐसा ही रवैया हर वक्त का था। इस वक्त इस दफ़ा फाइनली मुझे अपनी सारी बातें रखने की मौका मिली। जो भी सारी चीज़ें पेंटअप अंदर जमा हुआ होता है इंसान का, वो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। किसी एक पॉइंट में बहुत ज़रूरी होता है कि अपने दिल की सारी बातें बाहर निकाल दो ताकि ख़त्म हो जाए, एक क्लोजर मिलना जिसे कहते हैं। तो मुझे वो क्लोजर फाइनली मिली इस लड़की के होते हुए। वो मेरा एक्स हस्बैंड ज़्यादा कुछ नौटंकी नहीं कर पाया, हालांकि वो उसी तरह कमरे में ऐसे ऐसे इधर उधर घूमता रह रहा था, पर कमरा तो इतना छोटा था कहीं उसको भागने का जगह भी नहीं था। वो भले ही वहाँ एक जगह बैठ के बात ना सुने, पर उनके कान में बात जा तो रही थी ना। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं इतने सालों में जितनी भी पीड़ा मैंने सही है, वो सारी बातें मैंने उठाई, वो सारे मुद्दे मैंने उठाए इस लड़की के लिए कि तुम सुनो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये जो तुम डिसीजन ले रही हो कि वापस आ गई हो इसके साथ रहने, यू शुड बी केयरफुल। ये क्रिमिनल है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये क्रिमिनल है। इसके दिमाग में जो बातें चलती है, क्रिमिनल माइंडेड पीपल के ही माइंड में चलती है ऐसी बातें कि कोल्ड ब्लडेड मर्डरर जैसे होते हैं ना, कि किसी को खून कर देने के बाद भी इनको कोई एहसास नहीं होता है। ये इंसान वैसा है। ये बातें उस लड़की को समझाने के लिए ज़रूरी थी कहना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और ये सारी बातें मैं एक्स हस्बैंड के सामने कहना चाहती थी ताकि वो डिनाई ना कर पाए बाद में कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मैं इनको फिर पूछी भी, हर एक मुद्दे पे मैंने इनको सवाल किया कि ऐसा आपने फिर क्यों किया था मेरे साथ।
कैन यू इमेजिन? वो आदमी वहाँ पे हंस रहा था, इतना सैडेस्ट है वो वहाँ पे हंस रहा था। वो मेरे ही सामने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, मैं वहाँ बात कर रही हूँ उनसे, वो वहाँ पे अपना शुरू कर दिया ड्रग्स वगैरह का प्रोग्राम, सुबह सुबह उठ के ही लेना शुरू कर दिया। और वो हंस रहा है ऐसे, हाँ बस हो गया, कर दिया, इस तरह बिहेव कर रहा है वो आदमी। मतलब वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता है। यही चीज़ आंखें खोलने के लिए मेरे खुदा ने मुझे वहाँ पे वही भेजा था कि आंखें खोल, देख कि ये आदमी है किस तरह। मैंने इस लड़की को भी कई दफ़ा समझाया कि तुम देख रहे हो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, और जो चीज़ ये आज कर रहा है ना, गारंटीड ये तुम्हारे साथ भी इस तरह करेगा। कुछ वर्षों बाद तुम भी मेरे जगह इसी तरह ऐसे सिचुएशन में रहोगी। उस पीड़ा से बचने के लिए अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, तुम अपने घर वापस चली जाओ, तुम मत रहो इस लड़के के साथ। और तब मैं सुन रही हूँ ये लोग बाकायदा शादी करने का प्रोग्राम कर चुके हैं कि कुछ ही महीने में शादी करेंगे, ये वो। तब भी इस लड़की को रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि ये किस हैवान के साथ है। फिर मैंने मैं बच्चों को रखने की बात तो तब कर ही नहीं, क्योंकि मुझे रखना ही नहीं था इनके पास मेरे बच्चे, और उस माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ एक आदमी का भी रहने का ढंग से जगह नहीं है। मैं अपने 2 बच्चों को वहाँ जाके कैसे छोड़ के आऊँ? वो तो ये बात हुई ना कि माँ अपने हाथों से बच्चों को धक्का देके कोई माउंटेन से गिरा रही है। ये तो बात वैसे ही हो गई ना। मैं अपने बच्चों को खाई पे तो नहीं फेंकूंगी ना, तो सेम बात है, मैं वहाँ पे नहीं रख सकती। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मुझे ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे ही किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को देखभाल करनी पड़ेगी। तो अभी ये बात है कि वो पैसों के हिसाब तो मैंने वहाँ पे किया। इस लड़की को भी मालूम तो चले कि ये आदमी मेरे से कितना पैसा ठगा है। तो हालांकि ये अपने सेंसेस में नहीं थे, पर इस लड़की को पता चला। तो आई एम श्योर कि मेरी बात तो बनी, क्योंकि बाद में ये लड़की हर वक्त जब भी कोई झगड़े का माहौल उठेगा तो मेरी ये बातें वो रेफ़र करेगी, ज़रूर वो उठाएगी ये सारे मुद्दे। क्योंकि जब अभी तो अच्छे समय चल रहे हैं उनके, लेकिन कभी ना कभी तो झगड़ा होगा। जब झगड़ा होगा तो झगड़े के टाइम पे ये लड़की ज़रूर मेरे वाले मुद्दे उठाएगी रेफरेंस के तौर पे, कि तुमने तो उसके साथ भी ऐसा किया, तुमने तो ऐसा किया, वैसा किया, तुम तो ऐसे आदमी हो। और तब इस आदमी के मन में ये सारी चीज़ें ज़रूर बार बार मतलब एक खंजर की तरह भुकेंगे उनके दिल पे कि हाँ मैंने ऐसा किया। It is going to be a guilty thing for him. It is going to haunt him for sure. And yes, उससे उस इंसान को तकलीफ होगी ज़रूर, पर उसे रियलाइजेशन होगा कभी ना कभी कि उन्होंने क्या किया। ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और पैसों की बातें जब मैं उठाई कि हाउ मच ही ओज मी, तो वो पैसे तो वो कभी दे नहीं सकते, मुझे पता है। उनका वो वाला सिचुएशन देख के ही मुझे समझ में आ गया कि इनके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है, देंगे नहीं। और नशे में तो सारे पैसे इन्होंने उड़ा दिया, जो भी पैसे मेरे से लिए थे। मुझे वही खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मुझे उठाना पड़ेगा वो सारे कर्ज का बोझ। पर ठीक है, एटलीस्ट मैं बच गई आगे जाके किसी और मुसीबत में पड़ने से। मैं वहाँ से निकलते वक्त इस लड़की को एक ही बात मैंने कहा कि मुबारक हो तुम्हें ऐसी चौल वाली ज़िंदगी, मुबारक हो तुम्हें ऐसी भिखारी वाली ज़िंदगी। क्या तुम रह पाओगी इस तरह, इसी लाइफस्टाइल में? क्योंकि वो लड़की तो ऐसे लाइफस्टाइल से बिलोंग नहीं करती है ना। मैंने उन्हें कहा कि जिस परवरिश में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है, उसके बाद तुम ऐसे में रह पाओगी? क्योंकि ये आदमी को आदत है इस तरीके की ज़िंदगी, ये तो हमेशा से इसी तरह ज़िंदगी जिया है, पर क्या तुम कर पाओगी? देखिए, मैं उन तमाम जो गरीब लोग हैं या जो लोग चौल में रहते हैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ कि मैं आप लोगों को कोई नीचा नहीं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। मेरी वो उद्देश्य नहीं है, पर मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, हमको आदत नहीं है उस टाइप की ज़िंदगी जीने की। तो हमारे लिए वो सारी ज़िंदगी, वैसे टाइप की लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल है। तो मैं उसी चीज़ को समझाने के लिए इस लड़की को कह रही थी कि तुम जिस तरह से पली बड़ी हो, तुम्हें आदत नहीं है इस तरह रहने की, मुझे भी नहीं थी।
पर मैं बच चुकी हूँ। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे खुदा मुझे क्यों ये चीज़ आँखों में हाथ डाल के दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देख, तुझसे नहीं होगा इस तरीके की ज़िंदगी जीना, इस कठिन परिस्थितियों में रहने की तेरी ज़रूरत है नहीं, तू जा इस इंसान की ज़िंदगी से निकल। मैंने इस लड़की को यही बोला कि मेरे खुदा ने मुझे दिखा दी, मेरी आंखें खोल दी, और मैं तो नहीं रह सकती इस टाइप की ज़िंदगी में, मैं तो भाई जा रही हूँ। अब तुम आगे देख लो कि तुम्हें ऐसी वाली ज़िंदगी सूट करती है कि नहीं। इतनी बातें वहाँ पे उस दिन हुई। 2 बातें अभी फ़िलहाल मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का बोझ फाइनली मेरे सर से उतरा, ये भूत उतर गए मेरे सर से। मैं ये रियलाइज़ करी कि आई वॉज जस्ट टू कम्फर्टेबल इन माई प्रिजन, लेकिन हालात तो ये वैसे एक प्रिजन का ही है, मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। आगे की ज़िंदगी, फियर ऑफ द अननोन मुझे ओवरकम करना पड़ेगा, चाहे आगे जो भी है मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं पता, पर मुझे ओवरकम करना पड़ेगा। और मैं करने की उम्मीद करती हूँ कि मैं कर पाऊँगी, मेरे खुदा है मेरे साथ। और मैं बस ये दुआ करती हूँ कि जो भी डिसीजन हो, इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना हो, या तो ये मेरे एक्स हस्बैंड बदल जाए, उनको रियलाइजेशन हो जाए उनकी गलतियों का, या ये लड़की निकलने का कोई रास्ता इसे मिल जाए और वो निकल आए। पर मेरे लिए ये क्लोजर था कि मैं अपने दिल में दबी हुई जो बातें इतनी सालों से मैं कह नहीं पाई थी, वो मैं कह पाई इस इंसान को, मैं बोल पाई। और फाइनली मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर चुकी हूँ, फाइनली मैं इसमें से निकल चुकी हूँ। अब आगे की ज़िंदगी में बढ़ने की नई शुरुआत करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट एंड आई थैंक माई स्टार्स कि फाइनली मैं ये कर पाई। तो ये एक इंस्पिरेशन के तौर पे मैं शेयर कर रही हूँ उन सभी इंसान के साथ जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं, कि मेरी कहानी को एक इंस्पिरेशन के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। वो एक हिम्मत उठाइए एक बार बाहर आने की। आपकी ज़िंदगी में सच में कुछ अच्छा होगा, सच में आप भरोसा रखिए, कुछ अच्छा, आगे कुछ अच्छा ही लिखा होगा। और ये सारी कठिन परिस्थितियों से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके भगवान, आपके ईश्वर, आपके जीसस या आपके खुदा, जो भी जिन्हें आप मानते हैं। आप प्लीज़ वो सीख वहाँ से लीजिए, आप सीखिए कि आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है ज़िंदगी। और वो हर एक चीज़ जो आप कर रहे हैं वो गलतियाँ करना बंद कीजिए, तो आपकी नई शुरुआत होगी। एंड आई होप आप सबको वो हिम्मत मिले कि आगे आप अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। थैंक यू यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और ये बात जो मैं पहले हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ आज मैं अब आखिर में कह रही हूँ कि जो इंसान आज पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्हें पहले की स्टोरी समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ, किस तरह क्यों कह रही हूँ, वो अपनी मेरे पिछले की वीडियोस देख ले प्लीज़। पुराने वीडियोस में आपको मिलेंगे कि यहाँ तक के सफ़र की कहानी, तो आपको समझ में आएगी कि मेरी कहानी आज जो मैं कह रही थी वो क्या थी। खैर, थैंक यू एवरीवन।